हाँ, ये कह रहे हैं लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर, ये क्या होता है हमेशा? अनलिमिटेड होता है। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड। हाँ, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप फ्रॉम फर्म और सोल ट्रेडर की क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, फिर है पार्टनर एंड फर्म आर म्यूचुअली रिलेटेड। पार्टनर एंड एजेंट होते हैं सर। पार्टनर्स एंड फर्म्स आर म्यूचुअली रिलेटेड, किसके रिलेटेड है ये? मैनेजमेंट से, सर्वेंट से, एजेंट है या शेयर होल्डर? मैनेजमेंट। पार्टनर। अरे आयुष्मान भाई जाओ। सब लोग अपना अपना ऑफ करो मोबाइल, अपना ऑडियो एक बार, तो सब एक साथ ऑन करते हो तो भी वो होने लगता है, आवाज हमें आने लगती है। पार्टनर एंड फर्म आर म्यूचुअली रिलेटेड, किसके लिए हैं? मैनेजमेंट से या सर भाई सर्वेंट से होल्डर तो होना नहीं है सर, होगा क्या फिर? मैनेजमेंट या एजेंट? सर एजेंट। वीड़ा क्यों बजा रहा है? ये सी सही है, इसका क्या है? एजेंट होगा। चलिए, ये आप पढ़े भी होंगे आप लोग। अरे चलिए, उसके बाद क्या रहा है? नॉमिनल पार्टनर इज दैट हु। अब ये बताइए, नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जो अपना नाम यूज करने देता है। कौन होता है? पैसिव यूज नाम करता है। अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम। इन्वेस्ट नॉमिनल कैपिटल, वाला नॉमिनल प्रॉफिट, सी वाला। अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम या अलाउ लिमिटेड लायबिलिटी, क्या बन जाएगा? सी वाला। सी वाला। सी। हाँ, क्योंकि क्या है? अलाउ ही सिर्फ नाम मत का पार्टनर है, खाली नाम उसको दिया जाएगा। चलिए, आप लोग कितने अच्छे हो गए हैं, आप लोग समझते चले जा रहे हैं, वेरी गुड। बस कृपा दृष्टि आपका बना रहे। आइए अगला, अभी कह रहा है 82, आइए कह रहा है इन कंपनी रिस्क इज बोर्न बाई। सब कंपनी में पूरा रिस्क कौन बियर करता है? डायरेक्टर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर या मैनेजिंग डायरेक्टर? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। अच्छे से काम हो गया। आगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव, क्या है ये? वॉलंटरी है? वॉलंटरी। ए। क्या है ये? ए। वेरिएबल है? कंपल्सरी है सर। रजिस्ट्रेशन हम ऑफ वॉलंटरी देख रहे हैं। कंपल्सरी है। देखो ये कंपल्सरी है सर। सुनो, ये आपका अकाउंट्स और बिजनेस दोनों में काम आएगा। तो जो थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूरा पूरा है वो तो हम आपको होमवर्क देते जाएंगे और उसको चर्चा हम कल करेंगे आपसे, ताकि जो है आंसर तो मालूम चल जाएगा। एक बार हम आपको हम लिखवा भी नोट लगा सकते हैं, पर थोड़ा सा आप भी सर्च कीजिए, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो ये होमवर्क नंबर 3 हुआ आपका आज, तो होमवर्क लेते जाइएगा और क्लास होगा तुरंत इसको कंप्लीट कीजिए, वरना भूल जाएंगे। और कल हमको आप याद दिला दीजिएगा, चर्चा हम कल कर लेंगे इस पर। फिर आप खोल लीजिएगा इसको, बुक में सब है आपके जो मैं दिया है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज केम इनटू फोर्स, देखो दोबारा आ गया, एक बार भी आया था ना 1932। 1932 सर। हाँ, चलिए थोड़ा हेलो और आगे सर। देखते हैं हम लोग। सब एडवर्टाइजिंग इज एक वेस्टेज है या एक इन्वेस्टमेंट है या एक लग्जरी है या क्या है? इन बेबी। क्या है ये? एन इन्वेस्टमेंट बेबी। बेबी। क्यों? क्योंकि सर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि सेल हम लोग का बढ़े। साल भर तक हम लोग का सेल बढ़ता रहता है इससे। हाँ, 1 साल का। साल भर के ऊपर है। जैसे कोई बिल्डिंग परचेज करना, प्रॉपर्टी परचेज करना, कोई सामान परचेज करना, ताकि उसको बाद में कभी उसको बेच के पैसा मिल सके, बढ़ सके मेरा पैसा, इसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना। तो क्या इससे पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा मेरा एडवर्टाइजमेंट मेरा पैसा वापस बढ़ के मिलेगा क्या? पर सर फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएगा ना। हाँ। क्या बोले आयुष्मान? फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएगा ना। बेनिफिट पहुंचाएगा, अभी कराएंगे तो अभी हमको फायदा इसका नहीं मिलेगा, इसका फ्यूचर में। हाँ, लेकिन ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है या फिर ये टोटली लग्जरी? तो लग्जरी और इन्वेस्टमेंट है सर। एडवर्टाइजमेंट पे पैसा इस टाइम खर्च दिए, मतलब इन्वेस्ट कर दिए, और इसका हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं, हमने आपसे करिए तो ये वाला। चलिए, अब इन्वेस्टमेंट है सर, सही है। मेड ड्यू टू लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जैसे किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया गया, या इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ये सब आपका बिजनेस में भी काम आएगा। जरा बिजनेस और इन्वायरमेंट भी इसमें आ गया क्वेश्चन, बहुत सारा मैंने ले लिया है। ये क्वेश्चन अकाउंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट का लग रहा है। अमेंडमेंट है, लग क्या रहा है सर? कह रहा है अमेंडमेंट वर मेड ड्यू टू लिबरलाइजेशन पॉलिसी
इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, या इन MRTP एक्ट इतना, या इन ऑल ऑफ द अबव। ये पूरा टोटली थ्योरिकल क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क बनेगा, आप सर्च करेंगे या फिर अपने विक्रम सर्च इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सर चलिए, ये पहला वाला होगा, हाँ इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या है, हाँ वो इसका वाला, पहला वाला होगा, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। चलिए ठीक है। तो अब आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुराना कौन बेबी हाँ लाइन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लाइन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन या लाइन ऑफ स्टाफ या फिर डिपार्टमेंटल, तनीषा बताओ। लाइन 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 तनीषा ऑर्गेनाइजेशन। तुम बताओ। ये सब बिजनेस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तनीषा जी कहाँ गई, हाँ सर है। बताइए, टेल मी, टेल मी, आप बता दीजिए ताकि क्या सर करें। लाइन एंड स्टाफ और लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ये सब क्या बोले। हाँ सर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए सबसे क्योंकि सर पुराना। स्टाफ अभी आए होंगे। अगला, अब इन द केस ऑफ अ deemed public limited company, the maximum number of member is restricted, क्या ये तो बदल चुका है, कैन नॉट बी एक्सीड 200 अमेंड हो मेंबर। चुका है, इससे कुछ क्वेश्चन का भी लोग दो, ये अमेंड हो चुका है, ठीक है ना, ये अमेंडेड हो चुका है, इसे इसका नया क्वेश्चन नए बुक में दिखाएंगे आपको, ठीक है ना, ये अब नहीं आएगा इस सर टाइम। ये क्वेश्चन गलत है ना? हाँ हाँ अमेंड हो चुका है ना, ऑप्शन नहीं रहेगा ये वाला। अब ये आइए, ये कह रहा है कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय मेंबर, सी वाला। या पास बाय मेंबर एंड अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, या ऑफ द मेंबर ऑफ अप्रूवल ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, या ऑफ द मेंबर ऑफ द अप्रूवल बाय द क्रेडिटर्स, किसके थ्रू होगा। बेबी, बेबी सी और डी लग नहीं रहा है नहीं, पास बाय मेंबर होगा या फिर पास बाय मेंबर ये अप्रूव, ये सही है आपका, इसका मतलब ये सर बेबी। सही क्या है, बिजनेस का ही हो गया है। तो हमको उम्मीद है, आप देखो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आपको पीछे के, ये सब में दिख रहा है हमको, सब ये बिजनेस का क्वेश्चन है, अकाउंट से हमने कवर कर लिया है। सर क्या होगा इसका आंसर? हाँ सर इसका आंसर क्या होगा? बेबी, बी वाला। भी, तो हमको उम्मीद है ये सब बिजनेस वाला है, आपने इसको लगाए भी होंगे और लगा भी लेंगे, उसके बाद हम ये जो है आपके विक्रम से इसको बाकी का डिस्कस करेंगे आपका, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं बिजनेस का, ये अकाउंट उसमें नहीं है। तो उम्मीद है ये सब आप सब बिजनेस का दिख रहा है हमको, और आप कवर भी कर लेंगे। कितने क्वेश्चन इसमें है सर, ज़्यादा नहीं है, बस ओनली एंड ओनली 150 क्वेश्चन है, जिसको आप कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ खास कुछ पॉइंट बचेगा तो आप हमको बता सकते हैं। 98 वाला है। 98 वाला, अच्छा ये आपने किया, ये जो सामने दिख रहा है अभी हमको, ये वाला किया आपने क्या। द बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 20,000 रुपए, 2 years लेटर द बुक वैल्यू क्या हो गया, इज 10,000 हो गया है। क्या लिखा, टाइम स्टेट लाइन परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये आपने निकाला था क्या। 25%, 25%, 25%, सी वाला, कैसे निकाला, सी वाला, सी वाला। कैसे कैसे निकाला, 20,000 कैसे निकाला, बता रहे। सर कि उसका सर डिफरेंस, सर डिफरेंस अपॉन सर रियल जो उसका वैल्यू है इनटू 100 कर दिए, निकल गया सर उसकी वैल्यू, और आज वैल्यू क्या बची है उसकी, कह रहा है 10,000 रुपए, देखो कोई बची हुई वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 10,000 रुपए क्या लग गया, टैक्स लग चुका है, 10,000 उसकी वैल्यू बची हुई है आफ्टर 2 ईयर, इसका मतलब 10,000 रुपए टोटल लगा डेप्रिसिएशन 2 इयर्स में, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 5,000 रुपए आ गया। इसका मतलब 5,000 रुपया पर एनम लगाया हो डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर 5,000 रुपया पर एनम लगाए हुए हैं और वैल्यू सर्च की थी 20,000 रुपए, यानी 20,000 5,000 लगा रहे हैं हर साल, तो कितना परसेंट लगा रहे हैं, इंटू 100 कर दो, यहाँ पर काट दो, कितना रहा है 1 2 1 2, फिर 1 2 1 2, 2 से काटे क्या आ गया 25 आ गया। तो आप ये बोल क्यों नहीं पा रहे, लगा तो लिए, बता क्यों नहीं पा रहे थे। ये बात तनीषा तुम्हें समझ में आई, कैसे निकाला हमने, जिया तुमको समझ में आया, रिपीट दोबारा बता दें। हाँ सर फिर से आ बताइए। गया सर। कर दीजिए। तो ठीक है, तनीषा बोलिए एक बार फिर बताइए। एसेट की वैल्यू थी 10,000 रुपए, 2 साल के बाद कह रहा है 10,000 रुपए उसकी वैल्यू बची है, इसका मतलब इन 2 सालों में आपने 10,000 रुपए क्या हुआ डेप्रिसिएट कर लिया, यानी कि अगर
10,000 रुपए 2 साल में आपने अगर डेप्रिसिएट किया है ना, क्या कह रहे हैं, अगर ये 10,000 रुपया आपने 2 साल में डेप्रिसिएट किया है तो 10,000 2 में डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया, 5,000 रुपया 1 साल का आ गया। इसका मतलब कि 10,000 रुपए अगर आपने 2 साल में डेप्रिसिएट किया तो 1 साल में आपने 5,000 किया होगा, यानी कि 5,000 रुपए हर साल आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और एसेट्स की वैल्यू क्या थी मेरी, 20,000, तो 20,000 रुपए के एचईस पर 5,000 रुपए लगा मेरा डेप्रिसिएशन। निकाल लिया परसेंटेज हम लोगों ने, कि अगर 5,000 रुपए लगता है 20,000 रुपए पर इंटू 100 किया तो कार्ड के सामने क्या आ गया, 25% आ गया। और ये 25% मेरा क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया। कोई दिक्कत? एक बार और बताएं आप। नहीं सर, ठीक नहीं है। भाई जानबूझ करके क्वेश्चन को आपके सामने घुमा घुमा के पूछा जा रहा है बार बार, ताकि आप ना कर पाए, जबकि क्वेश्चन या बड़ा ही हेलो सर एक बार 48 वाला बता दीजिए, 148। कौन सा पूछे हो? 148 ये तो कॉमर्स का है ना? नहीं, चलिए, कॉमर्स का है, बस ये पूछ रहा है। असली हम खरीद लिए थे, लगभग आधा से ज्यादा हो गया हम लोग का। अब बचा है कॉमर्स बिजनेस क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप खुद से ठीक लगा लीजिएगा, इसका आंसर हम बोल देंगे, जो फंसेगा डिस्कस कर लेंगे, या इसको आपके विक्रम सर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको अभी थेसिस सर लगा दिए पूरा, सर आंसर बोल दीजिए। विक्रम सर बोल देंगे, विक्रम सर भी क्लास लेंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज विक्रम सर की क्लास नहीं होगी, कल होगी, कल विक्रम सर डिस्कस करेंगे इस पर आपसे, ठीक है। हम क्वेश्चन को भेज देंगे। अब आइए, हमको क्या करना है, टेस्ट सीरीज 8 भी सर हमें आपसे साथ डिस्कस करना था ना, तो अब चलिए हम लोग क्या करें आपसे, टेस्ट सीरीज 8 भी क्या कर लेते हैं डिस्कस। आपके पास क्या है, टेस्ट सीरीज 8 आपने सॉल्व किया है कि 9 सॉल्व किया, पहले क्या क्या सॉल्व किया आप लोगों ने? सर 9 8 नहीं आ रहा है, 9 की। नहीं, 8 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है आप लोगों के पास। चलिए तो पहले हम डिस्कस करते हैं, जिनके पास सीट नहीं है चिंता नहीं करेंगे, उनको हम वो अभी भेज देंगे हम, ठीक है। उनको हम उनके पास जो है भेज देंगे PDF फाइल, उसके बाद बुक भी उनको मिल जाएगा, तो दोनों काम साथ में हो जाएगा। जब तक बुक नहीं मिल पाएगी 2 दिन के लिए, तब तक जो है आप पीछे से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं आपके सामने। टेस्ट सीरीज 9 आपकी पहले बुक में था या बेटा दूसरे बुक में था? सर पहले बुक में मॉडल 1 में था ना टेस्ट सीरीज 9? हाँ सर, हाँ। वो भी अच्छा हाँ सर, अच्छा पेज नंबर 82 है। चलिए, तो आपका पेज नंबर के पास दिख गया है, आपको खुल भी गया, आपने निकाल लिया होगा पेज नंबर। चलिए, तो आपने भी ओपन कर लिया होगा और हमने भी क्या कर लिया है बच्चा, ओपन कर ही लिया है। तो उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, दिखा? पुराना ही वाला दिख रहा है, पुराना वाला दिख रहा है। हाँ दिख रहा है अभी बच्चा, अच्छा टेस्ट सीरीज 8 9 वाला खोलिए। रुक जाइए, दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा। अभी दिखा आपको टेस्ट सीरीज 9? एकदम 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 अच्छे से दिख रहा है। चलिए, तो जिन्होंने कर लिया है सीट उनके पास था, अच्छी बात है, और जो नहीं किए हैं वो सीट नहीं था उनके पास, वो चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उनको भेज देंगे, ठीक है। आइए थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसका आंसर बोलते हैं। तो क्या रानो तुमको मेरा सीट दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकती हैं, क्या आपके लिए विजिबल है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है, पढ़ रहे हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप फट से आप पढ़िए। A promissory note is हाँ, conditional, unconditional, both, none. ये पूछ रहा है आपसे, ये आपका प्रॉमिसरी नोट जो है वो क्या है, कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है? याद करो, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाए थे, और प्रॉमिसरी नोट्स पे भी उसी में पढ़ाया गया था आपको, जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये पूछता है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। 1881 में पास हुआ था, जिसमें चेक, बिल, ड्रॉप, प्रॉमिसरी नोट सब उसी के अंदर आते हैं, तहत काम करते हैं। तो
हमने बताया था आपको कि जब पेमेंट करना हो तो पेमेंट कहाँ होगा? काली घाटी के पीछे। अनकंडीशनल। कुछ याद आ रहा है अनु? हाँ 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 हाँ। यानी कि मान चलिए कि यस कोई, सर हाँ सुनो तनिषा, हाँ तनिषा जी, स्नेहा जी, सुनिए क्या नाम है उनका, जी जी सुनिए। ये जो हाँ सर। प्रॉमिसरी नोट्स होता है ना, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तहत एक्ट लागू होता है इसके ऊपर। और कहा गया है ये सारे जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट्स है, ये सारे के सारे हमारे क्या होने चाहिए? अनकंडीशनल होने चाहिए। मतलब पेमेंट करने पर कोई भी शर्त न हो। जैसे आपको अगर 2 महीने बिल दिया गया, 2 महीना बीत गया, 3 दिन का मिलता है ग्रेस पीरियड, 3 दिन आपको ग्रेस पीरियड भी अगर मिल गया, तत्पश्चात अब 3 दिन ग्रेस पीरियड मिल जाने के बाद अब आपको जिस दिन भी आपका ड्यू डेट पड़ा, तो मान लीजिए कि अगर आपका पड़ गया 26 तारीख, 26 जुलाई पड़ गया, तो 26 जुलाई को अब जो भी मेरा वर्किंग आवर होगा, हम वर्किंग आवर में जाएंगे और बिल देंगे, पेमेंट लेके चले आएंगे। उसमें कोई शर्त नहीं होगी तो ये नहा के आना, व्हाइट ड्रेस पहन के आना, येलो ड्रेस पहन के आना, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप बिल दीजिए, पेमेंट लीजिए ना। यानी कि वो कोई भी पेमेंट करते वक्त कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी, ये रहेगी अनकंडीशनल। ठीक है, यानी सारा बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट सब क्या होते हैं? अनकंडीशनल होते हैं। और आपको ये बता दें, ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार ये पूछ चुका। क्या मजा मिलता है इनको पूछने में क्वेश्चन बार बार। ये बच्चे अक्सर क्या करते हैं? कंडीशन लगा देते हैं। तो एग्जामिनर को लगता है ये बात कि भाई ये बच्चों की वीक पॉइंट है, इसको बार बार पूछो। जहाँ जहाँ बच्चे गलती ज्यादा करते हैं, पेपर होने के बाद ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आप याद रखिए, हमेशा क्या होगा? ये अनकंडीशनल ही रहेगा। आगे PR या प्रॉमिसरी नोट्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक आर कवर्ड बाय, अभी हमने क्या बताया आपको ना, क्या बताया था? ये इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बैंकिंग एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट, किसे लगता है ये? अभी हमने ये आपको, वाला। हाँ अभी हमने बताया आपको ये वाला सर, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने आपको डिस्कस किया था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया था, यही बिल ऑफ एक्सचेंज पर फॉलो होता है, प्रॉमिसरी नोट्स पर फॉलो होता है। अच्छा, अब सब ये फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या सर? ये पूछ रहे हैं कि BR एंड BPR क्या है? एक जर्नल है या डे बुक है या लेजर है या दोनों है? कौन बताएगा? सर लेजर है। हैं? सर लेजर। और कोई? लेजर है। और कोई? जनरल है सर। क्या है ये? जर्नल कैसे कर सकते हो बच्चा? सर जनरल नहीं है सर, लेजर होगा हमें लग रहा है। क्या है? BR अकाउंट है ना, BP अकाउंट है ना, जो कि बैलेंस शीट में जाता है, तो लेजर ना हुआ, तभी इसकी पोस्टिंग होती है, बैलेंस शीट का पूछता है बेटा। ठीक है, इसका लेजर हो गया। तनिषा जी और जिया जी, कहीं से, रानो जी, कहीं से कोई दिक्कत हो रही हो तुमसे आप पूछ सकती हैं, हम रिपीट कर लेंगे। बोलिए। नहीं सर ठीक है। आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन सीट अभी आपको तुरंत क्लास ओवर होगा, ये सीट हम आपको भेज देंगे तुरंत, PDF फाइल इसका, इसके पास नहीं है। देखो ठीक है, चौथा कह रहा है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स आर रिकॉर्डेड इन, कहाँ किया जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिस्टमेटिक वे में, अकाउंटिंग ऑर्डर या निगोशिएबल ऑर्डर या फिर NC बोथ? ऋषभ। सर ए वाला होगा, ए वाला। सर हम अकाउंटिंग ऑर्डर ए लगाए हैं। वाला। अच्छा, ये होता क्या है सर? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है? कोई बताएगा? बताइए। नानू लगा दी, सर बता। जो जैसे एक जैसे हमारे पास systematic ट्रांजैक्शन आता जाएगा, उसको जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, उसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। प्लीज बोलो बेटा, क्या बोले? जैसे जैसे हमारे पास ट्रांजैक्शन आता जाएगा, वैसे वैसे रिकॉर्ड करेंगे जनरल में, तो उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कुछ तो तुम सही बता रहे हो, बट बाकी लोग भी क्या करेंगे? होमवर्क तौर पे इसको एक बार सर्च करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है ये। ठीक है, इसका ऑप्शन उल्टा ही बन सकता है, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है आपसे। अब है, सर इसका ए वाला सही होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ माइक को ऑफ करो। माइक ऑफ हो गया होगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। पांचवा कह रहा है इन द केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी ऑफ बिल विल बी, आपको बता दें कि देखो इसमें क्या होता है, दो बातें होती हैं मैच्योरिटी की, दो बातें आपके सामने न्यूज़ इंस्ट्रूमेंट बताई गई हैं। क्या? एक तो बताया गया है कि पहले से कोई पता हो हमको, ठीक है, किसी होली, दिवाली, ईद, बकरीद, ये छुट्टियां, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब हमको पता है पहले से, पहले से हमको पता होता है कि इस दिन ये उस दिन
छुट्टियां पड़ने वाली हैं। जो छुट्टी पड़ने वाली पहले से पता होता है तब पेमेंट कब होगा, या जब हमको पहले से नहीं पता हो, अचानक कहीं सडन हॉलीडे पड़ जाए। जैसे हमें नहीं मालूम था, डीएम का ऑर्डर आ गया रात में 8 बजे, प्रधानमंत्री रात में 8 बजे बोले कल से क्या होगा, कल भारत बंद रहेगा, कल बंदी हो गई, कल कोई से बाहर नहीं निकले घर से, सब लोग कल घर में रहेंगे और घंटा बजाएंगे, संग बजाएंगे, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया रात में 8 बजे। अब सुबह निकल नहीं पाओगे, पहले से मालूम था नहीं, अचानक से क्या हो गया, बंद हो गया, सडन हॉलीडे आ गया। तो इसके लिए मैच्योरिटी कब बन जाएगी, पहले या उसके एक दिन बाद, या अगर पहले से पता है हमको। एक दिन बाद सर। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पूछ रहा है इन द केस ऑफ सडन हॉलीडे, सडन मतलब कि अचानक से हमसे मालूम चला कि सर आज बंद हो जाएगा, तो अचानक मालूम चला है तो क्या करेंगे, उसका पेमेंट एक दिन पहले होगा या एक दिन बाद होगा, एक दिन बाद होगा, नेक्स्ट डे। हाँ नेक्स्ट डे होगा। अगर सडन हॉलीडे आ जाता है सर इसका नेक्स्ट डे होगा। नेक्स्ट डे होगा। नेक्स्ट डे होगा। एकदम अच्छे से करना, इस चीज से क्वेश्चन पर बिल्कुल ही फंसेगा, 4-5 क्वेश्चन इसी चीज से फंस जाएगा। इस तरह क्वेश्चन इसी बनाया हमने, बहुत अच्छा सीट है, बहुत खास चीज में डाला हमने, 100% श्योर है। इस सीट से क्वेश्चन आपके बुक में पेपर में दिख जाएगा आपको। अब पूछ रहा है 6 वाला, 6 क्या पूछ रहा है कि देखो 6 पूछ रहा है हमसे क्या, इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे, मतलब पहले से पता होता है तो मैच्योरिटी कब माना जाएगा इस सिचुएशन में बच्चा, एक दिन पहले, सर प्रीवियस डे पे। हाँ प्रीवियस डे पे। प्रीवियस डे, सही है, कोई बात नहीं, प्रीवियस डे। हाँ बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है आपसे ड्रॉ अ बिल ऑन 1/1/2005 को किया गया, 20,000 रुपए किया गया फॉर 30 डेज, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल, ये क्या बताया जा रहा है आपसे, 3 बी वाला होगा बेबी, 3205 कैसे निकालिए। बेबी। 1 मई को हमने बिल लिखा 20,000 रुपए का फॉर 30 डेज के लिए, और तुम जोड़ो 30 डेज जोड़ो, उसमें कितना आ जाएगा तुम्हारा, अगर 30 दिन जोड़ो क्या होगा, 31 मई हो गया। सर 3 आएगा ना, अच्छा नहीं बी 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 बी, हाँ सर अगर 3 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं। 30 दिन जोड़ोगी तो हो जाएगा 31 मई हो जाएगा, 1 + 30 31 मई, 3 और फरवरी 3 होगा दिन क्या सर। मिलता है हमको, एक्स्ट्रा मिलता है, ग्रेस पीरियड मिलता है। 3 दिन जोड़ दी क्या हो गया, ये 3 क्या आ गया, 3 क्या आ गया, 3 ये आ गया, 3 फरवरी आ गया, सही है, एग्जाम फरवरी आ गया, ये ऑप्शन आपको क्या हो गया सर, सही हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। सर बी वाला होगा ना, बी वाला। हाँ बेबी वाला बोला तो बच्चा, ये ऑप्शन आपका ठीक है सर, सब लोग एक साथ बोलने लगता है ना, हाँ 3 दिन। सबको लगता है कि क्लास चल रहा है तो सब लोग बहुत आराम से बात करता है। अब आ रहा है द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज, कैश बुक का बैलेंस हमारा क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, या बोथ, या नन, कौन बताएगा। सर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट चलता है, ठीक है ना, यानी कि ध्यान रखो, तुम लोग चाहो तो अपनी कॉपी में हम जो बोलने जा रहे हैं उसको नोट कर लो, ये आता है कैश बुक का, सुन लो, कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं ना, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। तो कैश बुक का कैश कॉलम का बैलेंस ऑलवेज डेबिट रहेगा, हमेशा डेबिट चलेगा चाहे जो हो जाए। क्या बोले, नोट कर लो कॉपी में कि कैश बुक का कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट चलेगा, और कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों चल सकता है। इसमें बड़ा होता है कंफ्यूजन, दोनों ही कैश बुक है तो बच्चा सोचता है कभी सर डेबिट बताए थे, कभी दोनों जा रहा है, तो आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, कैश बुक के कैश कॉलम का बैलेंस ऑलवेज डेबिट चलेगा, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट दोनों, में भी बोथ, दोनों हो सकता है, चाहे डेबिट आए चाहे क्रेडिट आए, क्योंकि हम बैंक कॉलम में क्या करते हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट भी कर लेते हैं। क्या आपने नोट कर लिया तनिषा? हाँ सर नोट कर लिए। हाँ सर नोट कर लियो। कैश बुक का क्या था? कैश बुक का कैश कॉलम का बैलेंस ऑलवेज डेबिट चलेगा, हाँ और सर। कैश बुक के ही बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट क्रेडिट बोथ चलेगा, दोनों चलता है। नोट हो गया, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। अब लिखिए नोट नंबर 3, कैश बुक का तीसरा कॉलम क्या होता है, डिस्काउंट कॉलम। तो आप दोनों समझ, कैश बुक दोनों समझ गए, आप लोग समझ गए हैं। अब अगला भी आप समझ लीजिए, क्या कैश बुक, नोट नंबर 3 नोट कर लीजिएगा, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम का बैलेंसिंग नहीं होता,
होता ही नहीं है। अरे सर क्या बोले, सही बोले बच्चा। सिर्फ एक टोटलिंग जो होता है। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में आपके, और आपको अक्सर गलती हो जाती है। हम फिर से बोल रहे हैं, पहला पॉइंट हमने नोट करने कहा था आपसे कि कैशबुक का कैश कॉलम का बैलेंस ऑलवेज डेबिट। नोट नंबर 2, कैशबुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट बोथ हो सकता है। तीसरा पॉइंट, कैशबुक के डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं होता, यानी बैलेंस होता ही नहीं है, ये खाली बस टोटलिंग करके छोड़ जाती है। डेबिट का जोड़ कर डेबिट लिख देते हैं, क्रेडिट का जोड़ करके क्रेडिट लिख देते हैं, दोनों का बैलेंसिंग करते ही नहीं है। हम 5-6 बार तो बोल चुके, फिर एक बार बोल दे रहे हैं आपके लिए कि कैशबुक के कैश कॉलम का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, कैशबुक के बैंक कॉलम का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, मे बी बोथ, डेबिट और क्रेडिट बोथ, और कैशबुक के डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस ही नहीं होता, ना डेबिट ना क्रेडिट, बैलेंस होगा ही नहीं। ये बस खाली टोटलिंग कर दी जाती है, कैशबुक का कैश कॉलम का, कैशबुक डिस्काउंट कॉलम का हम डिस्काउंट को डेबिट का डेबिट जोड़ लेते हैं, क्रेडिट का क्रेडिट जोड़ लेते हैं, बैलेंसिंग करते ही नहीं है। इतनी बार बोले, अब तक तो उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। जिया, ये तीनों पॉइंट जरा तुम एक बार रिपीट तुम बोलो तो जरा देखे, याद हो पाया नहीं हो पाया? बोलिए जिया, कहाँ गई है, कि सुन रही नहीं सुनी मेरी आवाज? बताइए मैडम। हाँ सर, उसको मैसेज किए मैं कि उसका आवाज नहीं आ रहा है। चलिए आप ही बोल दीजिए, क्या सुनिए आप? कैश बुक के कैश का जो कॉलम होता है वो डेबिट साइड में, और बैंक का जो होता है डेबिट क्रेडिट दोनों होता है। क्या होता है? और बैलेंस। डिस्काउंट बैलेंस, हाँ, और डिस्काउंट का नहीं होता ही नहीं है। बैलेंस ही नहीं होता है ना डेबिट ना क्रेडिट, हाँ इसकी टोटलिंग की जाती है, इसकी टोटलिंग की जाती है, ठीक है, हम्म सिर्फ और सिर्फ तो उसकी टोटलिंग की जाती है। चलिए, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, मेरे समझ में आ सर गया होगा डिस्काउंट एक बार और बता दीजिए। क्या? चलिए, डिस्काउंट एक बार और बता दीजिए, कैशबुक का डिस्काउंट। डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस होता ही नहीं है। देखो, तो अगला है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स, क्या बता रहा है? पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है आपको? यू नो, पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? ओवरड्राफ्ट। हाँ, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस सिंपल होता है, और पासबुक का अगर डेबिट चल रहा है इसका मतलब क्या बताएगा वो ओवरड्राफ्ट बताएगा। इसको बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा सर? अनफेवरेबल। इसका आंसर हो गया ओवरड्राफ्ट चलता है, ठीक है। फिर अगला पूछ रहा है क्या आपसे, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक मीन्स, कैशबुक का अगर बैलेंस तो उल्टा हो गया, अभी ऊपर पूछा गया था ऊपर, ये वाला आपसे 8वां क्वेश्चन हो, 8वें क्वेश्चन को क्या है ये, देखो दोबारा रिपीट किया जा रहा है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक मतलब क्या होगा? बैलेंस एज पर कैशबुक या बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट? नन। इसका मतलब वही ए क्वेश्चन वाला को सर। उल्टा कर दिया, पहले जैसे पूछा था उसी चीज को देखो ये क्या कर दिया इन्होंने, डबल उलट दिया क्वेश्चन को। पहले पूछा रहा कि कैशबुक बैलेंस क्या चलता है, और अब पूछ रहा है डेबिट क्या होता है, यानी कि कैशबुक का डेबिट क्या चलेगा हमेशा, ये होगा बैलेंस एज पर कैशबुक चलेगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, बीआरएस का भी समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। अच्छा सर, आपको क्या हम करें, ये बीआरएस का एक चार्ट दिखा दें आपको, जो कि आपने बनाया भी होगा, नहीं बनाया होगा तो जो डेबिट क्रेडिट पहचानने में आपको दिक्कत आ रही है तो शायद दिक्कत आपको नहीं आएगी, वो हम आपको दिखा देते हैं हमारे पास होगा, ठीक है। ये हमारे पास होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है ये सीट हमारी, नहीं दिख रही है आपको? सर इसको देख के तो हमको स्कूल की फीलिंग आ रही है, तो बोर्ड लग रहा है। हाँ बेटा कोई बात नहीं, स्कूल बंद है लेकिन फिर भी क्या है, स्कूल की फीलिंग हमसे अब ले लीजिए आप। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं, बताइए।
आवाज आ रही है? दिख रहा है। हाँ, तो आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अपने मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बता देते हैं आपको। देखो, ले बीआरएस लिए में 2 बार सिखाया था हमने, कैशबुक और पासबुक बताया था हमने आपको। बार बार क्वेश्चन आ रहा है पहचानने के लिए डेबिट क्रेडिट। ये एक क्वेश्चन इस चार्ट से कंफर्म रहेगा ही रहेगा, जान लो, अच्छे से समझ लो। कैशबुक में क्या होगा, 2 होगी, या तो चलता है बैलेंस एज पर कैशबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। उसी प्रकार से पासबुक में क्या होगा, 2 बातें होंगी, बैलेंस एज पर कैशबुक पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर कैशबुक का जो बैलेंस चलता है ऑलवेज डेबिट चलता है, और इसको इसी को बोलते हैं हम लोग फेवरेबल बैलेंस। यानी आपको किसी तरीके से पूछ सकता है, डेबिट बैलेंस पूछेगा या फेवरेबल पूछेगा, क्या होता है, मतलब घुमा फिरा कुछ पूछ सकता है। तो आप समझ जाएंगे, अगर कैशबुक है, कैशबुक बैलेंस एज पर कैशबुक है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस चलेगा और वो फेवरेबल कहलाएगा। अगर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, अनफेवरेबल होगा। यानी कि इसको पहचानने के लिए हम एकदम एक शॉर्टकट में आपके लिए सामने रख दिए, ताकि एक एक चीज डिस्कस आप कर सकें और समझ सकें और कंपेयर भी कर सकें। एक क्वेश्चन आंसर रहता है, पासबुक में अगर बैलेंस एज पर पासबुक है तो उसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट चलेगा और वो फेवरेबल होगा। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है अगर, तो डेबिट बैलेंस होगा और वो अनफेवरेबल होगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा हमने किया था, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत होगा आप बताइएगा, अगली क्लास में इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप समझ में आपको आ रहा होगा। हटा दें इसको अब, हाँ सर हटाइए। अब देखिए जरा अपने हम वापस फिर अपने हम क्वेश्चन पर आ जाएं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता रहा हमसे, यहीं पर देख लीजिए, 8, 9, 10 ऐसे पहचानने क्वेश्चन था जो कि आपने किया है। अब सही सर, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आगे के बारे में क्या कह रहा है। ये तो ना डेबिट बैलेंस एज पर, ये क्या लिखा था आपसे, देखो यहाँ पर लिखा था ना बच्चा, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक क्या होता है, अब सिखाया था हमने, वो बैलेंस के पास कैशबुक होता है। फिर पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय BPLR, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये BPLR क्या होता है, बेंचमार्क प्राइमरी लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइमरी लेंडिंग रेट या बैंक प्रोसेसिंग लेंडिंग रेट या फिर एंड बोथ, क्या होता है ये, कौन बोला? सर बी वाला, बेबी, हाँ बेबी हम ऋषभ। हाँ, BPLR का मतलब होता है बैंक नहीं बेटा, ये बेंचमार्क होता है। ये क्या होता है, बेंचमार्क प्राइमरी लेंडिंग रेट होता है, जो कि RBI तय करता है और सारे बैंकों को गाइडलाइन देता है कि जो बैंक लोग लोन पास करते हैं बैंक वाले, तो सारे लोन की सबका एक रेट, जैसे हाउसिंग लोन हुआ, ऑटो लोन हुआ, या व्हीकल लोन है इसके अलावा, और कुछ परचेज का लोन हुआ, बिजनेस लोन हुआ, ठीक है, पर्सनल लोन हुआ, हर तरह के कई टाइप के अलग लोन होते हैं। तो इनका एक बेंचमार्क होता है, RBI गाइडलाइन करता है कि आप ये लोन कितने % देंगे, अगर होम लोन तो कितना % होगा, अगर बिजनेस लोन है CCOD जो भी है तो कितना % रहेगा। हाँ, ये बैंक टू बैंक थोड़ा सा बैंक अपनी सर्विस के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है कि 0.25 या 0.5% का अंतर रहता है, वो तो खाली बस सर्विस के रिकॉर्डिंग रहता है, मगर एक बेंचमार्क रेट बैंक RBI फिट करता है, जो कि सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंचमार्क प्राइमरी लेंडिंग रेट। चलिए आइए, फिर आपका आ रहा है आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। ये टेस्ट सीरीज हमारा 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन टेस्ट सीरीज 9 जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से इस सीट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे और आपको बिल्कुल याद आएगा कि हम कुछ बताए थे आपको। एकदम सॉलिड चीज आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ साथ, एग्जैक्ट सब आपको आने वाला है। फिर पूछ रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ये सब बहुत ही चुनिंदा खोज के छाट के बनाए गए हैं आपके लिए स्पेसिफिकली, कि आप इतना करके जाएं और आपका काम आसानी से हो जाए और आपका निकल जाए, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े आपको, इतने में काम हो जाए आपका। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फाइनेंशियल कौन इशू करता है, फाइनेंशियल बैंक करता है या फिर बैंक या फिर क्रेडिटर। ये हमने आपको बताया था लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये इशू करता है। आपने सुना होगा ना नीरव मोदी जो घोटाला हुआ था, नीरव मोदी जो केस था ना, यही था कि बैंक से LOC ले लिए थे लोग और उसके बाद ही बहुत बाद में पेमेंट नहीं किए, तो क्या हो गया, वो इंस्टॉलमेंट होने लगा था। तो लेटर ऑफ क्रेडिट आपके बारे में, लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करता है, बैंक जारी करता है। यानी कि जब कभी भी हम फॉरेन से कोई माल परचेस करते हैं तो फॉरेन वाला कहता है कि हम पहले पेमेंट करो, हम कहते हैं पहले माल भेजो, ये कौन आगे जाएगा, विदेश है, दोनों रिस्क है। इसलिए होता क्या है कि वो फॉरेन वाला कहता है सिक्योरिटी तौर पर हम अपने बैंक से सिक्योरिटी रख करके लेटर इशू कराते हैं, बैंक वाला लेटर लिख के देता है, फॉरेन इशू करेगा भाई आप इसका माल भेज दो, इसका पैसा मेरे पास है, ये दे देगा, और नहीं देगा बैंक कहता है हम दे देंगे आपको, इस बात का क्रेडिट हम ले रहे हैं। तो वो लेटर जब पाया जाता है फॉरेन वाला पैसा